नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ विशिष्ट तिथियों पर, कुछ ऐसे दिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सभी लोगों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक हैं, उन दिनों पर हम ये वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के रूप में। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली हम सब लोग जानते भी हैं और जानने के बावजूद भी हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। उन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज कराने के लिए हम ऐसी कुछ वीडियोस लेके आते हैं आप लोगों के बीच में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल या फिर बैकग्राउंड से देख पा रहे होंगे, आज हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है उनकी जयंती है। तो आप सभी लोगों को, पूरे देशवर्ष को इनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जनरली हम समाज में क्या देखते हैं कि कैटेगराइजेशन होने के कारण कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपना मानती है। ये बिल्कुल भी वास्तविक बात नहीं है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी जितने बाकी समुदायों के हैं उतने पूरे भारतवर्ष के हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम एक बेहतर संविधान के अंतर्गत आते हैं। आज हम सर उठा के अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम सर उठा के कोर्ट में भी जाके झगड़ सकते हैं कि भैया ये दिक्कत हमको हो गई। इन सब चीज़ों के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही रीज़न रहा। हालांकि ये बात सत्य है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए बहुत काम किया, लेकिन इस बात से भी हम मुकर नहीं सकते कि भारत देश के संविधान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि संविधान के तले सब लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान उतना ही सराहनीय है, उतना ही पूजनीय है जितना अन्य समुदायों के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बी आर अम्बेडकर जी की इस जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम थोड़ा डिस्कस क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे पहले इस व्यक्तित्व के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे कौन। बेसिक चीजें हम सब लोग जानते हैं कि एक दलित समुदाय से आते थे। दलित समुदाय से आते थे, इसका क्या मतलब था? डिप्रेस्ड क्लास, सीधे सीधे एक शब्द यूज होता है, डिप्रेस्ड क्लास। लेकिन डिप्रेस्ड क्लास एक एम्बिशियस पर्सन, ही वाज ऑलवेज बीन अ एम्बिशियस पर्सन, हमेशा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अगर कुछ पाने के लिए होते तो बात अलग होती। हमेशा महत्वाकांक्षी ये व्यक्ति रहा शिक्षा के क्षेत्र में। कैसे, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी रहा, जिस कारण से इन्होंने अपना स्तर एक उस दर्जे पर पहुंचा दिया शायद जहां कोई भी व्यक्ति ना पहुंच पाए। ठीक है, हम आज की बात कर रहे हैं। आज जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो जितने वेल क्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, किसके साथ? विषम परिस्थितियों के अनुसार जितने वेल क्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उतने शायद ही कोई थे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का पिता कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हर एक पहलू पर बारीकी से डिस्कस करें तभी हमको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना? अच्छा, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बस अभी आप लोगों को इतना समझ लेना है कि फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कह लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन आप लोग, हम आज की डेट में भी देखते रह जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पीएचडी, अच्छा एक नहीं 3 सब्जेक्ट्स में पीएचडी, फिर एमए इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने। डीएससी इकोनॉमिक्स, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया इन्होंने। बैरिस्टर ऑफ लॉ, देखो 2 चीज इन्होंने इकोनॉमिक्स में की, एक लॉ में भी इन्होंने क्या किया था, कहाँ से किया? लंदन से इन्होंने क्या किया? बैरिस्टर एट लॉ किया। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कहाँ? मुंबई के कॉलेज में रहे। ठीक है, इकोनॉमिस्ट फर्स्ट लॉ। तो इन लोग, इनका जो सेक्टर था जहां पर इनकी क्या थी? स्पेशलाइजेशन थी। पहला तो था इकोनॉमी और दूसरा था लॉ। अच्छा,
इकोनॉमी तो सब लोग समझ सकते हैं, इंटरेस्ट रहा, लेकिन लॉ क्यों? क्योंकि देखो, ये जो डिप्रेस क्लास थी, जो शेड्यूल कास्ट थी, ये हमेशा कानून के कारण मार खाए हैं, क्योंकि कानून ने ही इनको ये बता के रखा था कि आप लोग बैकवर्ड क्लासेस हैं, सप्रेस्ड क्लासेस हैं। तो इसीलिए इनका लॉ पढ़ने का एकमात्र रीजन ये भी था कि उस लॉ को मैं भी तो जानूं, मैं भी तो उस लॉ को जानूं जिस लॉ में ये बताया डिस्क्रिमिनेशन जहां पर हाइक होता है, उस लॉ के बारे में मैं भी तो जानूं। अच्छा, अगर मुझे पता चल गया तभी तो मैं अपडेट कर पाऊंगा, पहले तो पढ़ना जरूरी है। तो इन्होंने एक लाइन कहा, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब हमें अपने दिमागों को क्या करना है, किस तरीके से हमारे दिमागों को फ्रेम किया जाता है, उस तरीके से आगे का जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो क्लियर होती है। हमने, आप लोगों ने देखा होगा, बचपन से जो माहौल हम नहीं देखते वो हमारे लिए एकदम नया होता है, और जो चीज हमारे दिमाग में अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है, हमारे दिमाग में कहीं ना, हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज चलती रहती है कि अरे नहीं, हमने बचपन से ऐसा ही देखा है। तो इन्होंने कहा कि कल्टिवेशन ऑफ माइंड, भैया अगर आपको ह्यूमन एग्जिस्टेंस को रखना है बेहतर ढंग से, तो आपको ह्यूमन माइंड को फ्रेम करना होगा, ठीक है। और सबसे बेहतर तरीका ह्यूमन माइंड को फ्रेम करता है अपब्रिंगिंग के साथ, बचपन के साथ। अब बचपन से बच्चों को कुछ सिखाने के लिए पेरेंट्स का माइंडसेट भी तो ओपन अप होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने सारा फोकस किस पर किया, एजुकेशन पर किया, शिक्षा पर किया। और ये व्यक्ति, ये जो हमारे पास व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये शुरू से अंत तक जाने ही गए किस लिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, कि कहीं पर भी कम्युनिटी कोई भी हो। अच्छा, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके अलावा किसी लोग, किन्हीं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए या फिर उनको कम कर दें। इनका बेसिक मोटिव यह था कि शिक्षा सब तक पहुंचे, ताकि उनको अपने डायनेमिक्स चुनने का अधिकार हो, शिक्षा पर हर किसी का अधिकार हो। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि बचपन में जब स्कूल में थे, तो स्कूल में एक बार टीचर्स ने क्या कर दिया कि इनका जो पीने का पानी है उसको अलग कर दिया, कहा कि जो नॉर्मल घड़ा है वहाँ से पानी नहीं पी सकते। एक बार पी लिया था, उसके बाद उन्होंने उस पानी पे, बाकी स्टूडेंट्स ने उस पानी के जो घड़ा है उस पर हाथ ही नहीं लगाया। तो ये सब स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होगी, जिस कारण से उनके दिमाग में सेट बैठ गया कि आखिर ये जो रूल ऑफ लॉ है वो बनाया किसने, ठीक है ना, ऐसी चीजें बनाई किसने। अच्छा, बनाई भी है तो क्या सोच के बनाई है, क्या माइंडसेट है उनका, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्रेम किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और एक आर्टिकल दिया हमको जिसको हम जानते हैं आर्टिकल 17 के नाम से, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब हमारे संविधान में इन्होंने आर्टिकल 17 में बात बताई कि यहां पर अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि भारत में आप एक संविधान के नीचे रह रहे हैं, आप सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। अच्छा, सब लोग बराबर हैं किस कंटेक्स्ट में, कि कानून के संरक्षण सभी लोगों को समान प्रदान है, कानून के लिए सब लोग समान है, जो कि मेंशन किया गया आर्टिकल 14 में, जिसको हम जानते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ किसका योगदान है, बाबा साहब का योगदान है हमारे संविधान में। आज की जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, आज की जो चीजें हम एंजॉय करते हैं, उनके पीछे बहुत ओपिनियन है, बहुत दिमाग लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग यूं ही मजाक में कह देते हैं कि हमारा संविधान क्या है कि बहुत अलग अलग जगह से लिया हुआ है, क्या किया, मतलब कौन सी ऐसी बड़ी बात है, अलग अलग देश का संविधान से उठा के रख दिया, उधार का थैला कहते हैं इसको, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। जिस दिन हमारा संविधान बना था उस दिन हमारे संविधान में लगभग 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, और हमारा संविधान 22 भागों में तोड़ा गया था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ तो लगभग आपने उठा रखा है, इवन प्रियम्बल जो हमारी प्रस्तावना है उसका स्ट्रक्चर उठा रखा है, उसकी लैंग्वेज उठा रखी है, सब कुछ किसी और देश से उठा रखा है, तो आपने क्या किया। तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जो कि पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर निर्धारित होगा, ठीक है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात कि उधार का थैला कह देते हैं, हमारा भारत देश आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिपेंडेंट किया, और हमने एक शर्त रखी थी कि डोमिनियन स्टेटस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो लोग रह रहे हैं वो सरकार बनाएंगे, लेकिन ऊपर से कानून बना के अंग्रेज भेजेंगे। इस बात को हमने स्वीकारा नहीं, ठीक है, हमने कहा ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा डोमिनेंट स्टेटस तब तक रहेगा जब तक संविधान नहीं बन जाता, संविधान नहीं बन जाता आप लोगों का। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारा फोकस कहां था, संविधान बनाने के लिए। अब फिर जैसे ही संविधान बनाने का कंसेप्ट था, सब लोगों ने सबसे पढ़े लिखे इंसान की तरफ देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ। तो उन्होंने एक पूरा प्रोसीजर बताया कि इस तरीके से हम संविधान को बना सकते हैं, इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता कि 100% सही कह रहा हूं, तो यूनानिमसली जो डिसीजन आएंगे हम क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे उस पर। आपको अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग कमिटीज बना देनी चाहिए, जिसपे कुछ स्पेशलाइज लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे काम करें। ये सारा प्रपोजल रखा सबके सामने, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुने कि अभी जब हमने इधर उधर से लिया हुआ है, तब हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। सोचो अगर हम खुद बनाने की तरफ जाते तो लगभग हमारा संविधान 12 साल में बन के तैयार हो जाता, ठीक है। और 12 साल 1947 के बाद 12 साल लगाओ, 13 साल लगा दो, 1960 तक लगभग आप कह रहे थे ब्रिटिशर्स के कानून पर चलते रहते, ठीक है। तो सोचो कि उन्होंने सारे देश के संविधान को पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे उन्होंने सारे देशों के संविधान को पढ़ा, और उसके बाद जो अच्छा था हमारे लिए उसको निकाल दिया, और उसमें जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस करके हमारा संविधान बना दिया। तो कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। तो श्रेय देने में कतराना नहीं चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, आपको वेल क्रिटिसिज्म के लिए ठीक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसमें चेयरपर्सन बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि भैया बाकी लोगों को तो शायद अंदाजा नहीं है, आप क्या कीजिए, इस एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कीजिए। ड्राफ्ट मतलब खाका तैयार कीजिए, ठीक है ना, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे संविधान बनना है। तो अंबेडकर जी ने क्या किया, इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि भैया लगभग 140 दिन में, 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, आपको संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया, और बोला कि चलो अब मीटिंग करते हैं और इस ड्राफ्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। और ये पहली रीडिंग होती है, ऐसी 3 रीडिंग हुई थी। पहली रीडिंग होती है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में। अच्छा आप सभी लोग जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी का स्तर बहुत ऊपर था, नॉलेजेबल पर्सन, तो उन्होंने उसी स्तर पर समझाना शुरू किया लोगों को। उन्हें लगा कि सब लोग इसी स्तर पे होंगे और सब लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए लोग। देखो मीटिंग कितने दिन चली, 4 नवंबर को शुरू हुई, 9 5 दिन में मीटिंग खत्म। संविधान, जिस संविधान के ड्राफ्ट को बनने में 6 महीने लग गया, उस संविधान की पहली मीटिंग खत्म हुई कब, 5 दिन में। तो उन्हें लगा कि यार ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। अब दूसरी मीटिंग में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। 13 नवंबर 1948 से शुरू होती है और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म होती है, ठीक है। लगभग 8-9 महीने चली ये मीटिंग। तो किताबों में ये मेंशन किया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी घंटों 7-8 घंटे खड़े होकर पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जाके संविधान को समझाते थे कि भैया क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या मतलब है इस चीज का और क्यों, ठीक है। ठीक है, काफी उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इस बात को पर्सनली लिया कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि काम मुझे दिया गया है, मैं इसको क्या करूं, हर एक इंडिविजुअल तक इस बात को पहुंचाऊं। तो वो क्या कहते थे, घंटों समझाते रहते थे, उनको पता भी नहीं चलता था, ठीक है ना। पूरा संविधान लोगों को समझाया। दूसरी मीटिंग के बाद यहां तक स्थिति उन्होंने पहुंचा दी कि थर्ड मीटिंग केवल फॉर्मल लगी, खास जरूरत पड़ी नहीं उसकी, सब लोग समझ गए थे कि क्या होने वाला है, ठीक है। और तब जाके कहीं 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, अपने संविधान को इनेक्ट किया। हमारी संविधान सभा ने उसको क्या किया, बना के तैयार करने के बाद उसको स्वीकारा। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन हमने क्या कर दिया, पूर्ण रूपेण अपने संविधान को लगा दिया और हमारा जो डोमिनियन स्टेटस था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों को बेसिक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, जैसे हम अंबेडकर जी के बारे में क्या कहते हैं, 14 अप्रैल 1991 को इनको जन्म हुआ था, कहाँ, मोहो, ठीक है ना, वहां इंडिया में जन्म, यहाँ पर जन्म हुआ था इनका, ठीक। इनको बहुत
सारे टाइटल दिए गए, ठीक है। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। दलित राइट्स के लिए लड़ने वाले, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ने वाले, ये सब कुछ टाइटल इनको दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि वास्तविकता में सच भी है, ठीक है ना। अब आज की क्लास में तो हमने इनके लाइफ से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ा। कल की क्लास में हम इसके पार्ट सेकंड में हम जो पढ़ेंगे वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, कि किस तरीके से जब हमारी हिस्ट्री चल रही थी वहां पर अलग अलग पॉइंट पे अंबेडकर जी का क्या स्टैंड थे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।